अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। लहू के ताजरों की सफाकी और स्याहकारियों की लहू रंग दास्तान। लम्हा लम्हा दहशत, लम्हा लम्हा मौत की तरफ बढ़ती हुई कहानी। लहू के ताजर। किस नंबर 3। वो चारों साथ ही घर से निकले थे। बाबर, शहला, शहनाज और नज़ीर। मशकूर घर में अकेला ही रह गया था। वो बड़ी दिलचस्पी से टीवी देख रहा था। गाड़ी बाबर ड्राइव कर रहा था। उसे इस गाड़ी पर फख्र था। इस गाड़ी की बाकायदा रजिस्ट्रेशन मौजूद थी, लाइसेंस भी था, मगर सब कुछ एक जाली नाम से मौजूद था। वो बहुत मोहतात अंदाज में ड्राइविंग कर रहा था, ट्रैफिक के तमाम ज़ाब्तों का ख्याल रखते हुए। वो नहीं चाहता था कि किसी खिलाफ वर्जी पर निगाहों में आ जाए। उसे अफसोस था कि नज़ीर उसके मास्टर प्लान पर अमल होते नहीं देख सकेगा। नज़ीर को अब एक और काम करना था, ज़्यादा अहम काम। उसने नज़ीर को रास्ते में ही उतार दिया था। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, लेकिन उसे किसी बात की परवाह न थी। बिलाखिर उसने गाड़ी रोक दी। एक लम्हे वो खामोश बैठा रहा। शहनाज पिछली सीट पर बैठी थी। वो जैसे किसी ट्रांस में थी। शहला बाबर के बराबर बैठी शहनाज को गौर से देख रही थी। उसकी उंगलियां मुस्तरबाना अंदाज में डैशबोर्ड पर थिरक रही थीं। शहनाज, तुम तैयार हो ना? बाबर ने पूछा। हाँ, शहनाज ने बहुत आहिस्तगी से जवाब दिया। आवाज़ से तो नहीं लगता कि तुम तैयार हो। बाबर ने पूछा। आप खामखा इसके पीछे तो ना पड़ जाओ। शहला बोली। वो कहती है कि तैयार है तो शक क्यों करते हो उस पर? मैं वाकई तैयार हूँ, शहनाज ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। तुम्हें 20 मिनट कार में इंतज़ार करना होगा, बाबर बोला। खौफज़दा मत होना, शहला और मैं तुमसे ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। हम पूरे वक्त तुम पर नज़र रखेंगे। तुम्हें सब कुछ याद है ना कि क्या करना है? चंद लम्हे खामोश रहने के बाद शहनाज ने कहा, हाँ, मुझे सब कुछ याद है। बाबर ने उसका सर थपथपाया। शहनाज, तुम्हें हमारी खातिर ये सब कुछ करना होगा। मुझे यकीन आना चाहिए कि मैं तुम पर एतबार और इन्हिसार कर सकता हूँ। मुझे ये यकीन दिलाने का एक वाहिद तरीका तुम्हारे सामने है। शहला पहले ही मुझे मायूस कर चुकी है, अब तुम मुझे मायूस बिल्कुल ना करना। देखो, जुमेरात को हम एक्शन में होंगे। मुझे यकीन होना चाहिए कि तुम अपना अहम किरदार बखूबी अदा कर सकोगी। अपनी आज की कारकर्दगी से तुम ये बात साबित कर सकती हो। क्या कहा मैंने? मैं ये काम उसी तरह करूँगी जिस तरह तुमने कहा, और तुम ज़रूर इस काम से मुतमईन हो जाओगे, शहनाज ने तकरीबन से सकती हुई आवाज़ में जवाब दिया। बाबर दरवाज़ा खोलकर कार से नीचे उतर आया। उस वक्त 8:30 बज रहे थे। 20 मिनट बाद कार से उतरना और अपना काम ज़रूर दिखाकर आ जाना। उनके जाने के बाद शहनाज का चेहरा देर तक बेतासुर नजर आता रहा। वो खाली खाली नज़रों से विंड शील्ड के पार देखती जा रही थी। रिवॉल्वर उसकी गोद में रखा था और शहला की नाकामी का मंजर उसकी निगाहों के सामने घूमता चला जा रहा था। वो खुद को बाबर की नज़रों में कमज़ोर साबित बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। उसकी हकारत और नाराज़गी का तस्वुर भी शहनाज के लिए काबिल कबूल न था। वो नहीं चाहती थी कि उसे ग्रुप से निकाला जाए। आज 8:50 पर वो कार से उतरना चाहती थी। वो लंबा रेन कोट पहने हुए थी। दोनों हाथ रेन कोट की जेबों में ठुसे हुए थे। उसके दाहिने हाथ में रिवॉल्वर मौजूद था। रिवॉल्वर वाला हाथ उसने अपने लिबास से चिपकाया हुआ था। वो कामयाबी का अज़्म लेकर निकली थी। वो बाबर की नाराज़गी से खौफज़दा थी, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि वो अपनी इस फैमिली से जुदा नहीं होना चाहती थी जिसमें अब वो शामिल हो चुकी थी और जिसका हिस्सा बन चुकी थी। कभी कभी उसे ये सब कुछ एक दीवानापन सा महसूस होता था, मगर जो कुछ भी था अब वही उसकी फैमिली थी। वो दुनिया में अकेले रहना नहीं चाहती थी, इसी फैमिली का हिस्सा बनकर रहना चाहती थी। चुनांचे अब उसे कोई शिकार तलाश करना था।
بابر اور شہلا سینما ہاؤس کے سامنے والے ریسٹورنٹ میں بیٹھے نظر آتے تھے۔ سینما کا کمپاؤنڈ پوری طرح سے ان کی نظروں کے سامنے ہی تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا اشوک، شش! بابر نے سرگوشی سے اسے ٹوکا۔ بملا، جب تک ہم یہاں پر موجود ہیں ہمیں اپنے اصلی ناموں سے گریز کرنا چاہیے، لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں نا، بملا یا شہلا نے کہا، اور واقعی ریسٹورنٹ سنسان پڑا تھا۔ پھر بھی اشوک یا بابر نے کہا، ہاں تم کیا کہہ رہی تھی؟ مجھ سے وہ ہسٹیریا کی اداکاری کیوں کروائی تھی تم نے؟ لڑکی پر پریشر جو ڈالنا ضروری تھا، اسی لیے۔ ویسے تم نے بہت اچھی اداکاری کی تھی۔ ایک اچھی خبر یہ ہے، گوپال سے فون پر میری بات ہوئی تھی۔ تمام بڑے شہروں میں ہمارے یونٹ مکمل ہو چکے۔ میری تجویز مؤثر ثابت ہو رہی ہے کہ ہر یونٹ پر مقامی لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ ہماری پہلی کامیابی کے بعد بیک وقت تمام شہروں میں ایسی دہشت گردی شروع کی جا سکے گی کہ اس ملک کی بنیادیں ہل جائیں۔ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ ہم بھارت ماتا کی امید ہیں۔ ہم لوگوں کی تربیت پر بہت دولت صرف کی گئی ہے، کیوں نہ ہم اس ملک کی کوئی خدمت تو کریں۔ دیکھو اب شہناز کیا کرتی ہے، ہم دیکھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، اشوک نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گی، بملا بولی۔ وہ تمہاری نظروں میں سرخو ہونے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اسی وقت انہیں شہناز سینما کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ میری ٹائمنگ دیکھی تم نے؟ اشوک نے فخریہ انداز میں کہا۔ اسی لمحے شو ختم ہوا تھا اور کمپاؤنڈ فلم بینوں سے بھر گیا تھا۔ اب تو وہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہی۔ کاش یہ منظر میں قریب سے دیکھ سکتا۔ داؤد 15 سالہ ازدواجی زندگی میں پہلی بار اپنی بیوی صادقہ کے ساتھ فلم دیکھنے آیا تھا، ورنہ وہ عام طور پر ٹی وی پر ہی فلم دیکھنے کا شوقین تھا۔ داؤد اسی شام جلدی گھر آ گیا تھا۔ اس کے 14 سالہ بیٹے ہاشم اور 12 سالہ بیٹی ہاجرہ کو مہندی کی ایک تقریب میں جانا تھا۔ یوں انہیں فلم دیکھنے کا موقع مل گیا تھا۔ ابتدا میں ان کے مالی حالات کچھ اچھے نہیں تھے، پھر حالات کچھ بہتر ہوئے تو بچے بڑے ہو گئے۔ ایسے میں فلم کے چونچلوں کا خیال کیسے اور کسے آتا؟ انہیں تو احساس بھی نہ ہو پایا کہ زندگی کی مصروفیات اور بچوں کے مستقبل کی فکر نے انہیں ایک دوسرے سے کتنا دور کر کے رکھ دیا۔ داؤد نے ٹکٹ خریدے تو بارش شروع ہو چکی تھی، لیکن اسے کسی بات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ اس روز تفریح کے موڈ میں تھا۔ ہال میں بیٹھے بیٹھے اسے محسوس ہوا کہ اس کی عمر 15 برس کچھ کم ہو گئی ہے۔ فلم شروع ہوئی تو اس نے بڑی محبت سے صادقہ کا ہاتھ تھام لیا۔ صادقہ نے حیرت سے اسے دیکھنا چاہا، مگر اسے بھی آج بہت کچھ اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ دونوں فلم میں جیسے کھو سے گئے۔ کامیڈی پر داؤد کھل کر ہنستا تھا اور ٹریجڈی پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ فلم ختم ہوئی تو اس کا جی نہیں چاہتا تھا کہ ہال سے باہر نکلے۔ وہ بہت خوبصورت وقت تھا جو اس نے بہت طویل عرصے کے بعد بیوی کے ساتھ گزارا تھا۔ وہ دونوں ہی بہت خوش نظر آتے تھے۔ وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے باہر کی طرف کو نکلے۔ تب بھی بارش ہی ہو رہی تھی۔ داؤد نے چھتری کھول لی۔ ہجوم کے درمیان چلتے ہوئے داؤد کو احساس ہوا کہ وہ کبھی اتنا خوش نہیں تھا جتنا آج ہے۔ نہ جانے کیوں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ یادگار لمحات گزارے تھے، شاید اسی لیے، اور وہ ان کی حدت سے بہت زیادہ سرشار معلوم ہوتا تھا۔ اچانک اس کے جسم میں جیسے اذیت کا کوئی چشمہ پھوٹ نکلا۔ اس کے ہونٹوں پر خون کا ایک بلبلہ سا پھوٹا اور اس نے دم توڑ دیا۔ وہ اپنے پیچھے کھڑی اس عورت کو نہیں دیکھ سکا تھا جس کے داہنے ہاتھ میں سلنسر لگا ریوالور موجود تھا۔ شہناز کو معلوم نہیں تھا کہ وہ خصوصیت سے اس شخص کی طرف کیوں متوجہ ہوئی، شاید چھتری کی وجہ سے، یا اس کے مجنونانہ اور سرپرستانہ انداز کی وجہ سے جس سے وہ اپنی بیوی کو سہارا دیتے ہوئے آگے کی طرف کو آ رہا تھا، یا شاید اس لیے کہ اس کے کندھے بہت زیادہ چوڑے نظر آتے تھے۔ نشانہ خطا نہیں ہو سکتا تھا، مگر اسی لمحے ریوالور میں جیسے جان سی پڑ گئی۔ وہ رین کوٹ کے نیچے خود بخود بلند ہوا اور پھر فائرنگ ہو گئی۔ وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اس میں عجیب سی طاقت آ چکی تھی۔ اس میں اس کے ارادے کا کوئی دخل شامل نہیں تھا۔ نہ کوئی آواز پیدا ہوئی، نہ کسی نے سر گھما کر کہیں دیکھا۔ وہ شخص آگے کی طرف گر پڑا۔ اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے اس پر گری۔ شہناز اپنی جگہ کھڑی نظر آتی تھی، اس شخص کو فرش پر گرتے غور سے دیکھتی جا رہی تھی۔ میں نے بڑی صفائی سے کام کر دیا ہے، اس کے اندر سے عورت نے کہا۔ میں نے اپنی اہلیت ثابت کر دی ہے۔ ہاں، آج کر دی،
लोगों ने खुद ही उसे लाश से दूर धकेल दिया। कोई एक शख्स भी ऐसा न था जिसने खसूसियत से उसकी तरफ देखा हो। उसके चेहरे के तासुरात भी बिल्कुल ठीक ठाक नजर आते थे। वो भी ऐसे ही चौंकी थी जैसे दूसरे चौंके थे। उस शख्स के मुंह से कोई आवाज़ तक ना निकल सकी थी। बस फिर शहनाज बहुत सफाई से मजमे से बाहर निकली। सिनेमा से बाहर आकर उसने कार की तरफ रुख किया। उसे यकीन था कि लोगों को अब तक मालूम नहीं हो सका कि मुतवफ़ी को किसने मारा था। बाबर भी शहला को लेकर कार की तरफ बढ़ रहा था। कंपाउंड में गेट के करीब वो शख्स बेहिस्सो हरकत पड़ा नजर आता था। बाबर ने इर्द गिर्द खड़े लोगों के तबसरे ध्यान से सुनने की कोशिश की। क्या ख्याल है भाई, क्या मामला लगता है ये? अरे ये तो उसके कोट के नीचे से खून निकल रहा है। ये तो कोई और मामला लगता है। इस आखिरी तबसरे के साथ ही कंपाउंड में जैसे दहशत सी फैल गई। बाबर और शहला कार तक पहुंचे। शहनाज पिछली सीट पर बैठी हुई थी। बाबर ने ड्राइविंग सीट फौरन संभाली और इंजन स्टार्ट कर दिया। शहला उसके बराबर ही बैठी नजर आती थी। मैं तुम्हारी कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ शहनाज, सुना तुमने? बाबर ने आहिस्तगी से कहा। ये बताओ तुम कैसा महसूस कर रही हो अब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। बहुत खूब, आज तो जश्न होना चाहिए ना। ये बताओ मैं रिवॉल्वर का क्या करूं? शहनाज ने फौरन सवाल किया। मुझे दे दो, बाबर ने जेब से रुमाल निकालते हुए कहा। शहनाज रिवॉल्वर देना नहीं चाहती थी, ताहम उसने हिचकिचाते हुए रुमाल में रिवॉल्वर को लपेट दिया। बाबर ने रिवॉल्वर डैशबोर्ड में रख दिया, रुमाल समेत। उसे यकीन था कि उसे कभी शहनाज के खिलाफ कत्ल का वो सबूत इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर फिर भी एहतियातन ऐसा करना तो था। दूसरी तरफ नज़ीर ने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। उसने बड़ी सफाई से चुराई हुई वैन का इग्निशन बदला और खुले हुए तार समेटकर एक स्विच से मुंसलिक कर दिए। फिर उसने गाड़ी की नंबर प्लेट फौरन हटाकर बाबर की दी हुई नंबर प्लेट नस्ब कर दी। इसके बाद वो गाड़ी की तरफ को चल पड़ा। बारिश अब भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। नज़ीर ने वाइपर चला दिए। वाइपर की आवाज़ से उसे नींद आने लगी। वो उस वक्त बहुत ज़्यादा पुरसुकून नज़र आ रहा था। तमानियत का एहसास गैर मामूली सा ही था। गाड़ी गैराज में खड़ी करके उसने गैराज के दरवाजे बंद किए और मकान के अंदर दाखिल हुआ। मशकूर बदस्तूर टीवी देख रहा था। ये लोग अभी तक वापस नहीं आए? उसने मशकूर से सवाल किया। मशकूर ने स्क्रीन से नजरें हटाए बगैर जवाब दिया। नहीं आए? फिर क्या करूं? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? नज़ीर ने पुरतशवीश लहजे में कहा। बाबर के होते हुए कोई गड़बड़ नहीं हो सकती कभी। मशकूर बेहद पुरएतमाद नजर आता था और पुरएतमाद लहजे में ही जवाब दे रहा था। नज़ीर सोफे पर बैठ गया। मुझे बाबर की फिक्र नहीं है, उसने कहा। वो तो महफूज तरीके से तमाशा देख रहा होगा। मैं शहनाज की तरफ से बहुत फिक्रमंद नजर आता हूँ। वो बड़ी आसानी से गलती भी कर सकती है। तुम वैन ले आए हो? मशकूर ने सवाल किया। हाँ, गैराज में खड़ी है। नज़ीर ने गौर से मशकूर को देखा। वो बहुत आसानी से मुतमईन होने वाला शख्स था। बाबर ने उसे सर छुपाने का ठिकाना, पेट भरने को खाना और तफरीह के लिए टीवी फराहम कर दिया था। वो इसी बात में खुश था और बहुत मुतमईन भी नजर आता था। उसे ज़्यादा की ज़रूरत बिल्कुल पेश नहीं आती थी। इतनी सी मेहरबानी पर वो बाबर का अच्छा खासा गुलाम बन चुका था। उसने जेल काटी थी। जेल से निकलते ही बाबर ने उसे पटा लिया। बाबर ने वादा किया था कि वो हर तरह से उसका ख्याल रखेगा। वो तनोमंद आदमी था। बाबर के पीछे दुम हिलाता चलता था। उसके एक इशारे पर वो किसी को भी कत्ल करने को तैयार खड़ा रहता था। नज़ीर को हैरत होती थी कि बाबर ने कैसे उसे काबू किया था कि उसे अपने इशारे पर नचा सके। अचानक उसे ख्याल आया कि उसका अपना भी तो यही हाल था। वो भी पूरी तरह से बाबर के काबू में था। वो जानता था कि तबीयतन वो तशद्दुद पसंद बिल्कुल नहीं। जब बाबर ने उससे कहा कि उसे यूनिट में शमूलियत के लिए एक कत्ल करना होगा तो वो हंस दिया। वो बाबर पे नहीं हंसा था, ना इस बात पर हंसा था कि बगैर किसी वजह से किसी को कत्ल करना कितनी अजीब सी बात होगी। बस वो किसी को कत्ल करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मशकूर के लिए ये कोई मसला नहीं था। वो बाबर के हुक्म पर किसी को भी कत्ल कर सकता था, मगर फिर बाबर ने उसे उसकी बेटी और फिर बीवी की मौत याद दिलाई, दौलतमंदों की बेहिसी का एहसास भी दिलाया। फिर तो वो यूं भड़क गया कि अल्लाह की पनाह। रही सही कसर शराब ने पूरी कर दी। उसने अपने कारखाने के मालिक को बड़ी सफाई से कत्ल कर दिया।
لیکن وہ اب بھی یقین سے کہہ سکتا تھا کہ بابر اور شراب نہ ہوتے نا تو وہ کبھی کوئی قتل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بغیر سہارے کے چلنے والا آدمی بالکل نہ تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور بابر اندر آیا۔ اس کے پیچھے دونوں لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ وہ دونوں یقینی طور پر نشے میں دھت تھیں۔ کم آن کم آن، ہمیں جشن منانا ہے، بابر نے کہا۔ جشن رات گئے تک جاری رہا۔ بابر نے اس دوران شہناز کے کارنامے کی تفصیل بار بار سنائی۔ نذیر نے کئی بار سونے کے لیے اٹھنا چاہا مگر بابر نے اسے بالکل اٹھنے نہ دیا۔ صبح کے 4 بجے تھے۔ کمال نے وہ بے خواب رات اسکول کے اسٹیڈیم میں گزاری تھی۔ وہ تنہا وہاں بیٹھا اسٹیڈیم میں ماضی کی یادوں کو متحرک دیکھ رہا تھا۔ پوری زندگی جیسے اس نے ایک بار اور گزار لی تھی اور اب وہ مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شام کو صوفیہ سے ملاقات اس کے نقطۂ نظر سے نتیجہ خیز بالکل نہیں رہی تھی۔ وہ صوفیہ کو قائل نہیں کر سکا تھا۔ جمیل صاحب کی آفر نے اور مزید پیچیدگی پیدا کر دی تھی۔ صوفیہ کا اصرار تھا کہ وائس پرنسپل کا عہدہ قبول کر لیا جائے اور مری میں ہی گھر بنا لیا جائے۔ دکھوں کی زمین میں سکھ کے بیج بونے سے کیا فائدہ حاصل؟ صوفیہ نے دلیل دی تھی۔ وہ اپنے دلائل دہراتا رہا تھا لیکن بے سود۔ صوفیہ اپنے موقف پر ڈٹی نظر آتی تھی۔ کمال جانتا تھا کہ وہ صوفیہ سے بہت محبت کرتا ہے لیکن گاؤں واپس جا کر گھر بنانا اس کے لیے بہت اہم کام تھا۔ وہ اس بات سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا لیکن وہ صوفیہ کو کھونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ صوفیہ نے یہ بات محسوس کر کے منصوبہ بندی کا شعبہ سنبھال لیا تھا۔ جون میں شادی، پھر ہنی مون اور واپسی پر کمال احمد وائس پرنسپل۔ وہ انکار بھی نہ کر سکا۔ صوفیہ کا دل ٹوٹ جائے گا اس لیے، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ اتنی منصوبہ بندی کے بعد صوفیہ کا دل ٹوٹنا کتنا اذیت ناک ہوگا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ رات کی تاریکی ہلکی پڑ گئی تھی۔ آسمان پر ملگجا اجالا پھیل گیا تھا۔ وہ اب تک وہیں بیٹھا تھا یہاں تک کہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اسکول کھل گیا ہے اور اب گرم کافی مل سکتی ہے۔ پھر وہ گھاس پر چلتا ہوا اسکول کی عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ 2 گھنٹے وہ اوپر والے فیکلٹی روم میں بیٹھا پرچے جانچتا رہا۔ اس دوران اس نے کافی کی کئی پیالیاں پی ڈالیں اور سگریٹ کا پورا پیکٹ پھونک ڈالا۔ اس روز اس نے اپنی کلاس کو ایک اسائنمنٹ دے کر مصروف رکھا تھا۔ اس کا بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ تینوں پیریڈ ختم ہوئے تو اس نے سکون کی سانس لی اور کافی اور سگریٹ پینے کے لیے چل پڑا۔ اس کے لیے وہ دن سسک کر گزر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اتنا سست سا دن تھا۔ لاؤنج میں مظفر خان اس کے سر پر سوار ہو گیا۔ جانتے ہو، آگ لگ جانے کی صورت میں یہ جگہ ایک قید خانہ ہے۔ مظفر نے بلا تمہید بات کا آغاز کیا۔ دیکھا ہے کہ زینے کتنے تنگ ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آگ لگ جائے تو بچوں کو کیسے نیچے اتارا جائے گا۔ آگ سے بچاؤ والے زینے بھی ردی ہیں۔ میرا خیال ہے ان پر 2 آدمی ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں نا تو اچانک سے ڈھہ جائیں گے۔ کمال نے پرچے سے نظریں اٹھائیں اور بولا، میں نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پر، لیکن میرے خیال میں تم بہت مبالغے سے کام لیتے ہو۔ تمہیں کیا معلوم، صبح سے میں بھگت رہا ہوں نا۔ اچانک انسپیکشن والے لوگ آ گئے تھے۔ مجھ سے انہوں نے کیا کیا کام کروائے تم نہیں جانتے۔ اسٹور سے کھیلوں کا تمام سامان نکلوا دیا گیا جبکہ سامان رکھنے کی متبادل جگہ بھی فراہم نہیں کی گئی تھی۔ یہ فکر صرف اس لیے کہ یہاں وزیروں، مشیروں اور بڑے بڑے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ کبھی کسی عام اسکول کی فکر تو کسی نے نہیں کی۔ آج اتنے بڑے اسکول کی فکر سب کو ہے۔ اس ملک میں قانون بھی مختلف طبقوں کے لیے مختلف ہی ہے اور مراد بھی مختلف۔ انسان تو انسان، انصاف تو نام کو نہیں کہیں پر۔ کمال پرچے چیک کرتا رہا اور وہ بھی چپ چاپ۔ مظفر کو بھی اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت وہ سننے یا بولنے کے بالکل موڈ میں نہیں۔ وہ سپورٹس کا ایک میگزین کھول کر چپ چاپ پڑھنے لگا۔ مطلب کے ٹھکانے کی تلاش میں بابر تنہا ہی نکلا تھا۔ ہوٹل کی کوئی کمی بھی نہ تھی اور ابھی سیزن شروع نہیں ہوا تھا۔ اسے توقع تھی کہ کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسے مخصوص لوکیشن درکار تھی۔ کوئی ہوٹل اس معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ اب تو وہ مایوس ہونے لگا تھا۔ پھر اسے وہ 9 تعمیر شدہ اپارٹمنٹ نظر آ گئے جہاں پر تعمیر ابھی جاری تھی۔ پہلی 2 عمارتیں مطلوبہ رخ پر بالکل نہ تھیں۔ وہ تیسری اور آخری عمارت کی طرف چلا گیا۔
यहाँ बात न बनने की सूरत में उसके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता। वो दरवाजे पर खड़ा कुछ देर सोचता रहा, फिर ऑफिस में दाखिल हो गया। वहाँ एक मोहम्मद शख्स मेज़ के पीछे बैठा नजर आ रहा था। वो मकामी आदमी मालूम नहीं होता था। फिर जब वो बोला तो इस बात की तस्दीक भी हो चुकी थी। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरा नाम बाबर सलीम है। एक अपार्टमेंट चाहिए था मुझे, बाबर ने आहिस्तगी से कहा। यहाँ बेशतर अपार्टमेंट लोगों की मिल्कियत हैं, मैनेजर ने जवाब दिया। ये उसी स्कीम के तहत बनाए गए हैं। मालिक जिस वक्त चाहें यहाँ आ सकते हैं। वो मालिकाना कब्जे के साथ भी मिल सकते हैं और किराए पर भी, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता। प्लीज़ मुझे दिखा तो दीजिए। मैनेजर ने एक रजिस्टर खोलकर देखा और फिर दराज से चाबियां निकाली। फिर बोला, आइए मेरे साथ चलें। वो उसे लेकर पहली मंजिल की तरफ चला गया। वहाँ उसने बाबर को 3 अपार्टमेंट्स दिखाए। वो 2 कमरे वाले बड़े बड़े अपार्टमेंट थे, अटैच बाथ के साथ। खिड़कियों से बहुत खूबसूरत मनाजिर नजर आते थे, लेकिन वो बाबर के मतलब के बिल्कुल न थे। मगर वो मैनेजर को कैसे बताता कि उसकी ज़रूरत क्या है? 3 कमरों वाले अपार्टमेंट आपके पास नहीं है? उसने फौरन से सवाल किया। वो दूसरे रुख पर बने हैं और तीसरी और चौथी मंजिल पर हैं, मैनेजर ने कहा। लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया ना कि वो लोगों की मिल्कियत हैं। बाबर का दिल कुछ खुश हुआ। उसे इमारत के दूसरे रुख में ही तो दिलचस्पी थी। उसने कहा, आपको उन्हें किराए पर देने का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। वो किराया हमारे पास मालिकों की अमानत होता है। इसमें एक ख़तरा भी मौजूद है। वो किसी वक्त आ गए ना तो आपको अपार्टमेंट खाली करना पड़ेगा। बस यही रिस्क है। मैं ये रिस्क ले सकता हूँ। आप बिल्कुल इस बात के लिए बेफिक्र रहें। मैनेजर चंद लम्हे हिचकिचाया, फिर बोला, असल में उन अपार्टमेंट्स का किराया बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसने वजाहत की, देखें ना, किराया तो मालिकों का होगा, हमारा मेहनताना अलग होगा। समझे आप इस बात की बिल्कुल फ़िक्र ना करें। मुझे अपार्टमेंट दिखाइए, क्योंकि मुझे अपार्टमेंट की सख्त ज़रूरत है। आप यहीं रुकें, मैं चाबी लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में मैनेजर चाबी लेकर आ गया। उसने तीसरी मंजिल पर दूसरे रुख का अपार्टमेंट खोल दिया। वैसे लोग आम तौर पर मशरिक की सिमत वाले अपार्टमेंट पसंद करते हैं जनाब। मुझे मगरिब वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो अपार्टमेंट में दाखिल हो गए। बाबर ने हर चीज़ चेक कर ली। अपार्टमेंट वाकई बहुत अच्छा था। फर्नीचर भी ठीक ठाक ही मालूम होता था। लाइटें मौजूद थीं। वो सरसरी अंदाज में खिड़की के पास चला गया। हालांकि उसके लिए सबसे ज़्यादा दिलचस्पी की चीज़ वही थी। उसने खिड़की से बाहर का मंजर गौर से देखा और पूरी तरह मुतमईन हुआ। इसका किराया कितना है? उसने सवाल किया। 4,000 रुपये। बाबर ने मैनेजर को घूर कर देखा। 4,000 रुपये? सीज़न में तो 10,000 मिलता है जनाब इसका। मैनेजर ने फखरिया अंदाज में कहा। देखिए, फर्निश्ड अपार्टमेंट है, फिर 4,000 तो बनते हैं ना। और अगर हम सिर्फ हफ्ता 2 हफ्ता रहें तो फिर भी किराया तो 1 माह का ही चार्ज होगा ना जनाब। और अगर हमें वक्त से पहले मालिक की आमद की वजह से अपार्टमेंट खाली करना पड़ा तो फिर? बाबर ने दिखावे की हुज्जत की। उसे तो अपार्टमेंट बस 2 दिन के लिए ही चाहिए था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि मैनेजर किसी जाविये से भी शक में मुब्तला हो जाए। तो हम आपको मुतबादिल अपार्टमेंट दे देंगे। इसका तो यही हल है। ठीक है। बाबर ने जेब से बटवा निकाला और 4,000 रुपये गिन कर मैनेजर को दे दिए। मैनेजर ने उसे चाबी पकड़ा दी। बाबर दोपहर को पिंडी वापस पहुंच गया। उसने उन्हें तफसील से बताया कि अपार्टमेंट उसे कितनी दुश्वारी से हासिल करना पड़ा। उसने चाबी शहनाज को दे दी। मैं चाहता हूं कि कल तुम उस अपार्टमेंट में पहुंच जाओ, उसने तहक्कुमाना अंदाज में कहा। रात के खाने के बाद उसने शहनाज और शहला को किचन में धकेल दिया। मशकूर टीवी में मगन था। वो नज़ीर के साथ अगले 2 रोज़ के प्रोग्राम की तफसील तय करने बैठ गया। कल हमें सारी मीटिंग करनी होगी। जुमेरात की सुबह तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होगी ना हम सब के लिए। नज़ीर बहुत तवज्जो से सुनता चला जा रहा था। वो बाबर के फ़ैसलों पर कभी कोई एतराज़ नहीं किया करता था। कोई एतराज़ होता भी तो वो अंदर ही अंदर घुलता रहता। मसलन उसके ख़्याल में सैनमा वाला कत्ल हिमाकत थी। उसके नतीजे में यह भी मुमकिन था कि पुलिस उन तक पहुंच जाती, लेकिन उसने अपना मुंह इस बात में बंद ही रखा। अभी तक तो बाबर की बात दुरुस्त साबित हो रही थी। पुलिस के पास कोई ऐसा सुराग नहीं था जिसकी वजह से वो इस कत्ल का ताल्लुक उनसे जोड़ लेती। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसने
उन लोगों को यकजा करके अच्छा यूनिट बना लिया था। फिर उसने और शहरों में भी यूनिट तामीर कर लिए थे। इसके लिए भरपूर अंदाज में काम किया गया था। उसने ऐसे सज़ा याफ्ता लोगों की फहरिस्त बनाई थी जो संगीन जराइम में मुलव्विस थे और हाल ही में रिहा होने वाले थे। उसने उनसे राब्ता कायम किया था और अब उसका दावा था कि हर बड़े शहर में यूनिट कायम हो चुका। इस यूनिट की कामयाबी के बाद उन सबको हरकत में आ जाना था। बाबर का मंसूबा बहुत ज़्यादा सादा था। उसने छोटी छोटी चोरियों और डकैतियों के ज़रिए बड़ी वारदात के लिए फाइनेंस फराहम किया था। नज़ीर को इसमें कोई शुबा न था कि जुमेरात को जो कुछ वो करने वाला था वो बहुत बड़ा काम था और बाबर के ख्वाब तो इससे भी आगे जा रहे थे। उसने एक और ग्रुप तश्कील दे रखा था। ज़रूरत पड़ने पर वो उन्हें बैक करता। वो खालिस दहशत गर्दों वाली टेक्निक यूज़ कर रहा था। बाबर का कहना था कि अनकरीब मुल्क में उसके 20 यूनिट काम शुरू कर देंगे। बतदरीज पूरा मुल्क तशद्दुद और दहशतगर्दी की लपेट में आ जाएगा और तमाम यूनिट अपनी अपनी कार्रवाइयों के नतीजे में हासिल होने वाली दौलत के बल पर ताकतवर बनते चले जाएंगे। नज़ीर को इस बात से कोई गर्ज न थी कि बाबर के ख्वाब कहाँ तक चले जाएंगे। वो तो खतीर रकूमात के तस्करे से मशहूर होकर झूम जाता। अब उसे सिर्फ दौलत की हवस थी। दौलत उसकी बच्ची और बीवी को वापस तो नहीं ला सकते थे, लेकिन नज़ीर अब कभी बेबसी से दो चार नहीं हो सकता था, और ऐसी बेबसी जो बच्ची की बीमारी के अरसे में उस पर तारी रही थी। फिर अब उसकी ज़िंदगी एक बहुत बड़े और मुहीब खला की तरह ही तो थी। बाबर ने इस खला को एडवेंचर के एहसास से तकरीबन भर दिया था। बाबर खामोश हुआ तो नज़ीर का जागती आंखों का वो ख्वाब हमेशा के लिए टूट गया। ये साबित करने के लिए कि वो बाबर की बात तवज्जो से सुन रहा था, कोई सवाल करना ज़रूरी था। चुनांचे उसने पूछा, हम धमाके वाले चार्ज कब बनाएंगे? बताओ ना। अभी, इसी वक्त, बाबर ने उठते वक्त कहा। हमें बहुत मोहतात रहना होगा। एक गलती भी हो गई ना तो जुमेरात की नौबत नहीं आएगी, हम सब ख़त्म हो जाएंगे। अगले आधे घंटे में बाबर ने बमों के मुख्तलिफ हिस्से यकजा किए जो मकान के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपाए गए थे। फिर उसने डायनामाइट निकाला। नज़ीर को इस किस्म के कामों का कोई तजर्बा बिल्कुल न था। बस वो बचपन में दिया सलाई का मसाला सुराख वाली चाबी में जमा करके कील की मदद से पटाखे चलाता रहा था। इसके अलावा उसने बड़ा काम कभी कोई न किया था। बाबर ने पहले उसे तफसील से समझाया और हिदायत दी कि उसे क्या करना है। इसके बाद उसने उसे हाथ बटाने की इजाज़त भी दे दी। इसके बावजूद वो उस पर नज़र रखे हुए था। कोई भी गलती मोहलिक साबित हो सकती थी। बाबर को अब 3 बम दरकार थे। हर बम में डायनामाइट की 15 स्टिक्स मौजूद थीं और वो चाहता था कि स्टिक्स को ऐसे बांधा जाए कि वो ढीली बिल्कुल ना हो। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ट्रिगर किए जाने के बाद बम ज़रूर फटेंगे, उसने बड़ी एहतियात से स्टिक के तीनों बंडल से 3 अलहदा ब्लास्टिंग कैप्स मुंसलिक कर दिए। कैप लगाने के बाद उसने तीनों के लेड वायर्स रस्सी की तरह बट दिए। अब मैं तुम्हें इसका उसूल समझाता हूँ, बाबर ने नज़ीर से कहा। हमारे लिए टाइम बम बेकार चीज़ें हैं। हमें इन बमों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल होना चाहिए, वरना ये हमारे लिए किसी काम के नहीं होंगे। मुझे यकीन है कि पुलिस को बहुत जल्द इस बात का एहसास भी हो जाएगा। चुनांचे अपनी इस मजबूती के लिए हम उन तमाम यूनिट्स को एक बैटरी से मुंसलिक कर देंगे और इसके बाद एक ट्रांजिस्टर रेडियो से ये काम बहुत सादा हो जाएगा। मेरे पास मखसूस फ्रीक्वेंसी का टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट है। उसका सिग्नल रेडियो पकड़ेगा, फिर रेडियो बैटरी को एक्टिवेट कर देगा। बैटरी उस इलेक्ट्रिकल चार्ज को रिलीज़ करेगी जो ब्लास्टिंग कैप को ट्रिगर करेगा। लेकिन ये सादा सा काम इतना आसान भी नहीं है। अभी हमें वायरिंग करनी है और बैटरी किसी वक्त भी चार्ज दे सकती है, लेकिन हमें ऑफ करने वाला स्विच ज़रूर लगाना होगा। ये सब कुछ कहते हुए वो उंगलियों से मेज़ पर डायग्राम भी बनाता चला जा रहा था। इसलिए हमें वैसा ही वार्म अप स्विच इस्तेमाल करना होगा जैसा टीवी सेट में यूज़ किया जाता है। तुमने यकीनन देखा होगा, बटन दबाया और टीवी ऑफ, दोबारा दबाया तो टीवी ऑन। उस स्विच को हम ऑफ पोजीशन में लगाएंगे। रेडियो से मौसूल होने वाला सिग्नल
उसे एक्टिवेट करेगा। इस दौरान बोलने और डायग्राम बनाने के दरमियान वो वायरलेस सेट पर भी कुछ काम कर रहा था। उसे किसी चीज़ की, मसलन स्क्रू ड्राइवर और सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत होती तो वो नज़ीर से तलब कर लेता और चुपचाप अपने काम में मसरूफ़ रहता। हाँ, एक और बात सुनो, एक बात मुझे याद दिलानी है, बाबर ने कहा। जब मैं लीड को बैटरी से जोड़ने लगूं तो मुझे ये ज़रूर याद दिलवा देना कि स्विच को टेस्ट कर लूं, कहीं चार्ज लीक ना हो रहा हो, और अगर कोई भूला भटका सिग्नल उस फ्रीक्वेंसी पर आ गया ना तो फिर क्या होगा। नज़ीर ने कुछ एतराज़ किया और जुज़-बुज़ से अंदाज में देखने लगा। बाबर ने नज़रें उठाकर उसे गौर से देखा और अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। ये इम्कान तो हमेशा मौजूद रहता है। वो चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे इस जुमले की अहमियत नज़ीर पर उजागर करना चाहता हूँ। लेकिन मैंने फ्रीक्वेंसी बहुत एहतियात से मुंतखब की है। इसके बाद मौसम की ख़राबी की सूरत में कोई गड़बड़ ज़रूर हो सकती है, क्योंकि मौसम भी बहुत ख़राब है। क्यों, तुम्हें खौफ आता है? हाँ, इस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं ना, नज़ीर ने आहिस्तगी से कहा। देखो, जब तक रेडियो ऑफ है ना, ये मसला कोई अहमियत नहीं रखता। हाँ, रेडियो ऑन करने के बाद हम किस्मत के रहमो करम पर आ जाएंगे। इंसान जितनी एहतियात कर सकता है वो मैंने कर ली, आगे भगवान जाने। वो कहते कहते रुक गया। उसे एहसास हो चला था कि उसके मुंह से क्या निकल गया है। उसने नज़ीर के चेहरे की तरफ गौर से देखा। वो हैरत से उसे ही देख रहा था। बात यह है कि मैं बुरे काम में अल्लाह का नाम कभी नहीं लेता। वो मुस्कुराया। एक अच्छे मुसलमान की तरह मैं बुराई काफिरों के खुदा पर थोप देता हूँ, उसने जहरीले लहजे में जवाब दिया। नज़ीर मुस्कुराने लगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? सिवाय इसके कुछ नहीं होगा कि हमारे चिथड़े उड़ जाएंगे, बाबर ने बेपरवाही से जवाब दिया। अभी बात यह है, और अहम बात यह है कि इसके ज़ोर पर हम अपनी बात भी मनवा सकते हैं। उसने ट्रिगर डिवाइस की वायरिंग मुकम्मल कर ली थी और अब इन तीनों की तरफ देखने लगा था। अब बस हमें लीड को स्विच से मुंसलिक करना होगा, फिर काम मुकम्मल। ज़रा सा सोल्डरिंग आयरन बढ़ाना, फिर देखो। अब हमें गौर से काम करना है, क्योंकि ये बहुत नाजुक काम है। उसने पहला बम तकरीबन मुकम्मल कर लिया था। इस दौरान नज़ीर की नज़र किचन से निकलती हुई शहनाज पर पड़ी। वो दोनों बहुत कम वक्त में एक दूसरे के करीब आ चुके थे। बाबर को इस बात पर कोई एतराज़ भी न था। उसे तो इस बात पर भी एतराज़ न था कि वो शहला के साथ खेलता रहा था, लेकिन शहनाज नज़ीर को और अंदाज में अच्छी लगती थी। उसे उस पर तरस भी आता था। बेचारी ने कहाँ से ज़िंदगी शुरू की थी, कैसे दौलत वालों के हाथों बर्बाद हुई और कहाँ तक आ पहुंची। नज़ीर ने सोचा था कि पैसा हाथ में आते ही शहनाज से शादी करके पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने लगेगा। अचानक उसे कुछ याद आया। ए बाबर, तुम्हें पहले कुछ और करना था। वो तकरीबन चिल्ला उठा। बाबर के होंठ भिंज गए। हाँ, ज़रा मुझे टेस्टर तो दो, फिर मैं सोचता हूँ। उसने टेस्टर की मदद से दूसरे बम के तार स्विच पर रख दिए। कुछ भी ना हुआ। उसने इसी तरह तीसरे बम के स्विच को चेक किया। इस बार टेस्टर का दस्ता रोशन हो गया। तीसरी चीज़ हमेशा ख़तरनाक होती है, वो बुड़बुड़ाया। अगले चंद लम्हों में वो तीसरे स्विच की दोबारा वायरिंग ठीक करके बैठ चुका था। नज़ीर को उसके होंठों पर मुस्कुराहट नजर आती थी। दोबारा वायरिंग करके उसने स्विच को फिर चेक करना चाहा। मुतमईन होने के बाद उसने लीड जोड़ दी। नज़ीर को यह एहसास बहुत देर बाद हुआ कि क्या हुआ है, और जब एहसास हुआ तो उसने चुप साध ली। बाबर ने उन सब को चिथड़े उड़ाने के बहुत करीब पहुंचा दिया था। ये सोचकर उसके जिस्म में खौफ की शदीद सर्द लहर दौड़ गई थी, और वो हैरान था कि उनके मंसूबे में कोई ऐसी गड़बड़ भी हो सकती थी, कोई ऐसी बात जिसके मुताल्लिक उन्होंने सोचा भी ना हो। सबसे ज़्यादा वो इस बात पर परेशान था कि बाबर से गलती सरजद हुई है, जबकि वो पूरी तरह बाबर पर इन्हिसार किए बैठा था। दूसरे तो उसकी हिदायत पर अमल करते थे, मगर बाबर के लिए दुरुस्त फैसला करना बहुत ज़रूरी था। बाबर की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। तुम्हारा रंग कुछ पीला नहीं पड़ गया नज़ीर, क्या बात है? हम बाल बाल बचे हैं, नज़ीर ने लरजती हुई आवाज़ में कहा। बाबर के होंठों का एक और गोशा ऊपर उठा। ये तुम्हारी गलती है जनाब, उसने सख्त लहजे में कहा। मैंने तुमसे कहा था कि स्विच चेक करने के बारे में मुझे कुछ याद दिलवा देना। मैं जब किसी से कुछ कहता हूँ तो तवक्को रखता हूँ कि तामील की जाएगी।
میں نے تمہیں ہدایت دینے کے بعد مطمئن ہو کر سوئچ والے معاملے کو اپنے ذہن سے بالکل دھکیل دیا تھا۔ مجھے تم پر بھروسہ تھا، بہت بھروسہ نذیر، بہت بھروسہ، لیکن تم نے مجھے بہت زیادہ مایوس کیا۔ اب بتاؤ میں کس حد تک تم پر اعتماد کر سکتا ہوں؟ بولو۔